नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे पॉडकास्ट में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसमें ना ही कोई दर्द होता है, ना ही कोई सिम्टम्स होते हैं और ना ही कोई चेतावनी। लेकिन अगर सही समय पे ना पहचानी जाए तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। आज हम बात करने वाले हैं एब्डोमिनल आयोटिक एन्यूरिज्म के बारे में और इसके लिए हमारे साथ हैं शहर के मशहूर डॉक्टर अजय सावलानिया, जो कि एक वेस्कुलर सर्जन हैं पीजीआई चंडीगढ़ से। नमस्कार डॉक्टर साहब। थैंक यू फॉर सच ए वार्म वेलकम। और आपने पूछा मुझे एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म के बारे में। एब्डोमेन का मतलब है पेट एक्चुअली। और एओर्टा एक हमारी खून की नाड़ है जो पेट के अंदर मेन नाड़ है। और एन्यूरिज्म है कि उसका बैलून हो जाना, बड़ा हो जाना, और वह बैलून की तरह फूल जाती है। तो जब भी हमारी खून की नाड़ जो एओर्टा एब्डोमिनल एओर्टा है जिसका साइज़ 50% से ज़्यादा बढ़ जाए, या हम कहते हैं 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा उसका डायामीटर हो जाए, तो उसको एन्यूरिज्म बोलते हैं। तो इसको वाई वी आर डिस्कसिंग दिस कि इसको साइलेंट किलर भी बोला जाता है एक्चुअली। ये क्या कि कुछ पर्टिकुलर एज ग्रुप है जिसमें ये होता है, तो हम उसके ऊपर बिल्कुल चर्चा करेंगे। तो ये साइलेंट किलर है कि इसका साइज़ बढ़ जाए, तो आपको पता है कि जो बैलून होता है ना, उसका डायमीटर अगर बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, तो एक लिमिट तक ही बढ़ता है, उसके बाद तो वो फट जाता है एक्चुअली। तो सिमिलरली विद दिस एओर्टिक एन्यूरिज्म, तो इसको हम साइलेंट किलर बोलते हैं। तो लोगों को अगर इसके बारे में पता चले तो उनकी लाइफ के लिए अच्छा। सर, ये एब्डोमिनल आयोटिक एन्यूरिज्म होता कैसे है? देखिए, ये एन्यूरिज्म जो है ना, जो मोस्ट कॉमन साइट है एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म की, एब्डोमिनल एओर्टा है। उसके अंदर क्या होता है कि हमारे एओर्टा के अंदर दो कंटेंट होते हैं, एक होता है इलास्टिन, एक होता है कोलेजन एक्चुअली। हुँ, और एन्यूरिज्म वाले पेशेंट के अंदर एक एंजाइम होता है एमएमपी एक्चुअली, मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेसिस, वो हाइपर एक्टिव हो जाता है। और वो दोनों ये जो कंटेंट है इलास्टिन और कोलेजन को ना डैमेज करना शुरू कर देता है। जैसे इलास्टिन का कंटेंट काफ़ी कम हो जाता है, तो इसकी बैलूनिंग हो जाती है, बैलून की तरह फूल जाता है। And then the balloons is having a capacity to swell actually. After that it gives away actually. So the damage in the elastin and collagen, ये दोनों चीज़ों के अंदर जो एंजाइम करता है, उसकी वजह से वॉल वीक हो जाती है और फिर वो एनिरिज्म की तरह फूल जाता है। और सर ये कितना सिग्निफिकेंट है ग्लोबली और इंडिया में कितने ज़्यादा लोगों के अंदर होता है? और ये सबसे ज़्यादा अंडर डायग्नोस्ड क्यों है? तो अब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म ऑलमोस्ट हर साल 1.5 लाख पेशेंट्स की डेथ हो जाती है पूरे अक्रॉस द ग्लोब एक्चुअली, पूरी दुनिया में अगर देखा जाए। और इंडिया में देखा जाए तो 0.4 टू 1.4% इसकी जो है वो प्रेवलेंस रेट है। और इंडिया में कम क्यों है, उसके मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो हमारे पास सर्वेलेंस सिस्टम नहीं है एक्चुअली, गवर्नमेंट का कोई प्रॉपर सर्वेलेंस सिस्टम नहीं आया अभी। और इस डिज़ीज़ को पहले वेस्टर्न डिज़ीज़ माना जाता था, कि ये है ही अमेरिका साइड की, यूरोप साइड की डिज़ीज़। बट ऐसा नहीं है। जैसे जैसे हमारी वेस्टर्नाइजेशन हुई, ये हमारी और भी आ गई एक्चुअली। हमारे लोग स्मोक करने लगे और रिफाइंड फूड खाने लगे और सैचुरेटेड फैट्स, ये सब कुछ करने से कारण एनुरिज्म का जो इंसिडेंस है वो यहाँ पे भी बढ़ा है। तो आई एम होपफुल, वी आर लाइक वर्किंग ऑन इट कि स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हो जाए और फिर लोगों को इस डिज़ीज़ का जल्दी पता चल जाए और उनको अपनी लाइफ में बेनिफिट हो। और सर इसके सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स क्या-क्या होते हैं ट्रिपल ए के? ट्रिपल ए के रिस्क फैक्टर्स देखिए, जो सबसे ऊपर रिस्क फैक्टर है वो है एजिंग ओके। एक्चुअली। तो एजिंग के साथ बॉडी में डिजेनरेशन होती है, और उसके साथ जो और भी ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो स्मोकिंग एक्चुअली। स्मोकिंग इज़ ए डेंजरस थिंग एक्चुअली। तो वो हमारे टिश्यू के अंदर डिजेनरेशन बढ़ा देती है, जिसके कारण एओर्टा का साइज़ फूलना शुरू होता है। तीसरी चीज़ है ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। आप देखिए किसी भी नाड़ी में प्रेशर बढ़ेगा तो एन्युरिज्म फूलने का रिस्क रहेगा। तो अगर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं तो उसका भी रिस्क फैक्टर कम होता है। फिर चौथा अगर देखें तो हम किसी की फैमिली हिस्ट्री में हो कि ये एन्युरिज्म की हिस्ट्री है, उनमें देखा जाता है। सो अगर कहीं एजिंग और स्मोकिंग, ब्लड प्रेशर एंड देन फैमिली हिस्ट्री, दीज आर द 4 मेन थिंग्स। आपने बताया कि स्मोकिंग की वजह से भी होता है, तो ये मेल में ज़्यादा होता होगा ना, फीमेल के यस, कंपैरेटिवली? यस, यस। ओके। तो प्राइमरली ये मेल्स में ही होता है, फीमेल्स में बहुत कम होता है। बट यस, ऐसा नहीं है कि फीमेल्स में नहीं होता एक्चुअली। फीमेल्स में ओवरऑल जो खून की नाड़ियों की प्रॉब्लम है वो मेल्स के मुकाबले कम रहती है एक्चुअली। ओके। अ,
हमने पढ़ा था इसमें कि ये मोस्ट ऑफ द केसेस में इसमें कोई सिम्टम्स नहीं होता है, इसका पता ही तब चलता है कि जब ये रप्चर हो जाता है ना। तो एक विंडो पीरियड भी होता है ना, जैसे कि अगर बंदे को कार्डियक अरेस्ट हुआ है, तो अगर वो 1 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुँच जाए तो हम उसको बचा सकते हैं। तो ऐसा इसका भी कोई विंडो पीरियड होता है? देखिए, इसका कोई विंडो पीरियड नहीं है, इट इज़ वेरी ओके, डिफ़िकल्ट। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो द वे इट बिहेव्स। इसमें क्या है कि ये खून की नाड़ हमारी बिल्कुल पेट की जो पीछे वाली जो परत है उसके ऊपर पड़ी होती है और स्पाइन के साथ टच कर रही होती है। तो इसके आगे पेट रहता है हमारा एक्चुअली, तो हमारे पास आस-पास एओर्टा का इतना स्पेस रहता है ना कि वो एन्यूरिज़्म साइलेंटली धीरे-धीरे बढ़ता रहता है एक्चुअली। तो इसलिए हमें पता ही तब चलता है जहाँ तो उसके सीवियर सिम्पटम्स पेन हो गया या फट गया, तभी पता चलता है एक्चुअली। तो इसलिए हम इसको साइलेंट किलर बोलते हैं एक्चुअली। और विंडो पीरियड के रिगार्डिंग इसके लिए ऐसा एक स्टेटमेंट है कि अगर किसी का एन्यूरिज़्म रोड पे फट जाए, 50% लोग हॉस्पिटल नहीं पहुँच, ओके, और जो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं वो ओटी टेबल पहुंचने से पहले 50% और डेथ हो जाती ओके, है। सो द मोर्टेलिटी ऑफ रप्चर गोज अप टू 80% टू 90%। 80 से 90% लोग बचते नहीं हैं। ओके। मतलब इसको पहले ही डायग्नोज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एब्सोल्युटली। किस-किस को करवाना चाहिए इसको डायग्नोज़? किसको मतलब मस्ट है कि इसकी स्क्रीनिंग होनी ही चाहिए? देखिए, इसके ऊपर हमारी इंडिया की तो कोई गाइडलाइंस नहीं है, बट हम जनरली वेस्टर्न गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। तो वेस्टर्न गाइडलाइंस ये कहती हैं कि मेल हो, 65 टू 75 जिसकी एज हो और वो स्मोकिंग करता हो, उसको एक बार तो अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। ओके, देन 65 टू 75 ईयर्स मेल्स हों जो स्मोकिंग ना करते हो और उनकी फैमिली हिस्ट्री हो और रिस्क फैक्टर्स हो, उनको भी एक बार करवाना चाहिए। इन दोनों सिचुएशन में जो बेनिफिट है स्क्रीनिंग का वो रहता है एक्चुअली। सो लाइक वी से दैट अल्ट्रासाउंड करवाया, उसका कॉस्ट आ गया, बट अगर हम मल्टीपल पेशेंट में जो लोगों में ये करवाते हैं तो उसमें हमें अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो ऑब्वियसली मोर्टेलिटी कम हो जाता है, तो इसका बेनिफिट ही रहता है। विद रिगार्ड टू फीमेल्स, अगर जिसकी एज 65 टू 75 जिसने कभी स्मोक नहीं किया उसको अल्ट्रासाउंड करवाने की ज़रूरत नहीं है, बट जिसने स्मोक किया है या फैमिली हिस्ट्री है उसके अंदर रिस्क और बेनिफिट रेशो बराबर है। तो अगर पेशेंट के अंदर फैक्टर्स हैं तो मुझे लगता है कि उसको एक बार अल्ट्रासाउंड करवाने में कोई हर्ज नहीं, बिकॉज उससे कोई ट्रॉमा नहीं है, इजीली अवेलेबल है, कहीं से भी करवा सकते हैं। और इसकी प्रेफर्ड स्क्रीनिंग मेथड क्या होता है सर? और अगर हमें कंफर्म हो जाए कि इसका ये मतलब एओर्टिक एन्यूरिज्म, अब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म है, तो इसको हम कितना प्रिवेंट कर सकते हैं बढ़ने से? सो स्क्रीनिंग के लिए आसान है, अल्ट्रासाउंड है और इट इज़ इजीली अवेलेबल, उसको करवाया जा सकता है। पेट का अल्ट्रासाउंड, उसमें हमें उसका साइज़ देख लेते हैं अब्डोमिनल एओर्टा का, जो नॉर्मल इंडियन साइज़ है 1.4 टू लेके 1.8 डायमीटर रहता है एक्चुअली, सेंटीमीटर। एंड अगर उसका 50% से ज़्यादा या 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा डायमीटर बढ़ जाए तो उसको हम एन्यूरिज्म कह देते हैं। हमें ये तो पता है कि स्क्रीनिंग से ना हम जान बचा सकते हैं पेशेंट्स की। क्या कोई ऐसा डाटा भी है जो ये शो करता है कि हमने इतने परसेंट मोर्टेलिटी कम की है जस्ट बिकॉज़ ऑफ स्क्रीनिंग के? या मतलब हमारा इंडिया का मैंने आपको पहले भी बताया कि स्क्रीनिंग मेथड ऐसी गाइडलाइंस नहीं है, बट वेस्टर्न डेटा है कि इस ग्रुप में अगर हम स्क्रीनिंग करते हैं तो इससे मोर्टेलिटी कम होती है, तो इट इज़ यूजफुल एक्चुअली। सो दैट इज़ वाई वी रिकमेंड फॉर दिस पर्टिकुलर ग्रुप कि हम स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। तो बट इंडिया में एक चीज़ है, जो इंडिया का लिटरेचर है, डेटा, वो ये कहता है कि जो एन्यूरिज्म है ना वो हमारे यहाँ पे 50 से लेके 65 साल की उम्र में भी देखा जाता है। ओके। तो इंडिया में ये 60 से ही हमें स्क्रीनिंग करवा लेनी चाहिए, मुझे ऐसे लगता है, बिकॉज इन पीजीआई ऑल्सो वी सी aneurysm patient coming at younger age actually, 60, 55. So even if somebody in India who is 60 smoking heavily for a long time and male, we recommend ultrasound for them actually. सर जैसे हार्ट अटैक है ना? इसकी वजह से मतलब बहुत लोग मरते हैं और न्यूज़ में भी आता रहता है कि ये बंदा हार्ट अटैक की वजह से मर गया। क्या कोई ऐसी फ़ेमस पर्सनैलिटी भी है जो एन्यूरिज्म की वजह से एक्सपायर हुए थे? यस, देखिए हार्ट अटैक के बारे में तो काफ़ी अवेयरनेस है, बिकॉज डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा हैं।
और विद रिगार्ड टू एन्यूरिज्म, यस देयर आर फेमस पर्सनैलिटीज़ जिनको ये प्रॉब्लम हुई है, और एक का तो मैं नाम लेना चाहूँगा कि नोबेल लॉरिएट हैं, और E इज़ इक्वल टू MC स्क्वायर सबको पता होगा, एंड दैट इज़ आइंस्टाइन एक्चुअली। ही हैड एन्यूरिज्म, ओके। he underwent first surgery and then he survived that procedure later on। फिर उनको ये प्रॉब्लम दोबारा आई, तो फिर then he said I don't want any surgery and he passed because of that actually। ओके, एंड दैट्स व्हाई सर्जरी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर दिस। That's why first thing is screening, second thing is in case aneurysm is detected, consultation with your physician, and the most preferred will be vascular surgeon। और सर उस टाइम तो वेस्कुलर सर्जन होते भी नहीं थे, अब तो वेस्कुलर सर्जन भी हैं, तो ज़रूर जाओ वेस्कुलर सर्जन के पास। यस, देखिए जो आइंस्टाइन की ट्रीटमेंट थी, वो जो आज हम कर रहे हैं कि रिकंस्ट्रक्शन विद ग्राफ्ट और स्टेंट ग्राफ्ट, वैसी नहीं थी। उनकी जो ट्रीटमेंट हुई थी, सेलोफेन मेम्ब्रेन रैपिंग हुई थी एनोरिज्म की। तो दैट वाज लाइक ए, एट प्रेजेंट वी कैन से काइंड ऑफ एटिपिकल ट्रीटमेंट। वो उतनी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी उसकी ट्रीटमेंट की। तो दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ अर्ली टाइम्स ऑफ रिपेयर। डॉक्टर वंस ट्रिपल ए इज कंफर्म्ड है ना, तो क्या क्या डिसाइड करते हैं कि इसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, इसमें मतलब ट्रीटमेंट क्या क्या होता है इसका? यस, तो हम ट्रीटमेंट करते कब हैं, पहले तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि कब पेशेंट को पता होना चाहिए कि मुझे अब ट्रीटमेंट की ज़रूरत है एक्चुअली। एक तो जैसे एनोरिज्म मान लीजिए स्क्रीनिंग में आ गया, या फिर बाहर से एक्सीडेंटली या इंसिडेंटली हम बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड के अंदर करवाने गए थे किसी और चीज़ का और निकला है एनोरिज्म एक्चुअली। तो तब हम उसको कैसे आगे जाना है, तो उसके लिए आप लोकल वैस्कुलर सर्जन के पास आपको कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि वैस्कुलर सर्जन जो है ना, वो आपको मेडिसिन का पार्ट भी आपका देखेंगे, स्टेंटिंग भी वो करते हैं, और वो सर्जरी भी करते हैं एक्चुअली। सो जो पेशेंट के लिए बेस्ट रहेगा, उनकी एज के हिसाब से, उनकी बॉडी के रिस्क के हिसाब से, वो आपको बेस्ट ट्रीट कर सकते हैं। सो वैस्कुलर सर्जन विल बी योर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बाकी और भी एक्सपर्ट रहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, वो भी करते हैं, बट बिकॉज एक ही छत के अंडर आपको ये तीनों चीज़ें की फैसिलिटी मिलती है, तो मैं वैस्कुलर सर्जन के लिए बोल रहा हूँ। और कब हम ट्रीट करते हैं, जैसे कि 3 सेंटीमीटर के ऊपर साइज़ आ गया, हमें पता चल गया, 3 से लेके 5 के साइज़ के बीच में सेंटीमीटर, उसके अंदर हम मोस्टली ऑब्जर्व करते हैं। हम जब 5 है और यंग बंदा है जिसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, उसमें हम और कोई पेन नहीं है, उसको हम रिकमेंड कर देते हैं कि आप सर्जरी करवा लो। अदरवाइज जो गाइडलाइंस का क्राइटेरिया, वो 5.5 के ऊपर किसी का साइज़ आ गया है, तो उसको हमें ट्रीट करना ही करना है एक्चुअली, मेल फीमेल हो, और चाहे उसमें पेन नहीं भी हो, क्योंकि उसका रिस्क, रप्चर रिस्क जो है ना, बढ़ने लगता है एक्चुअली। जैसे जैसे साइज़, जैसे मान लीजिए कोई 7.5 के साइज़ का आ गया ना, उसको तो हम एडमिट की कर लेते हैं कि यू डोंट गो आउट ऑफ द हॉस्पिटल है। जैसे जैसे साइज़ आ गया, जितना मान लीजिए 9 सेंटीमीटर होगा, उतना बढ़ने का रिस्क है, क्योंकि जैसे जैसे डायमीटर बढ़ता है ना, एक लैपलेस लॉ होता है फिजिक्स में, उसके अंदर जितना रेडियस बढ़ता जाएगा, उतना जो उसकी एनोरिज्म की परत है ना, उसमें टेंशन बढ़ती जाएगी। सो जितना बढ़ता गया, उतनी वॉल के अंदर टेंशन बढ़ती गई। तो हम लोग ट्रीट कब करते हैं, अगर तो 3 से लेके 5 से नीचे हैं, तो हम मोस्टली ऑब्जर्व करते हैं जब तक पेन ना हो जाए, और लगे, या फिर साइज 5.5 के ऊपर ना चला जाए। और फीमेल्स के हम 5 के अंदर भी ट्रीट कर देते हैं, और रिलेटिवली यंग, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा, तो उसको भी 5 पे एडवाइस कर देते हैं। और अदरवाइज 5.5 से ज़्यादा, या किसी को एन्यूरिज्म के साथ पेन हो रहा है, या फिर अभी लास्ट वीक हमने एक केस किया था, एन्यूरिज्म जो है ना, आंतड़ी के अंदर फट गया, पेशेंट को ब्लड की वॉमिटिंग आई। सो ऐसी मल्टीपल कंडीशंस है, जैसे उसमें हमें ट्रीटमेंट करना पड़ सकता है। या फिर एन्यूरिज्म के अंदर इन्फेक्शन है, उसमें साइज़ का क्राइटेरिया नहीं है, जब ब्लीड हो रहा है उसमें भी साइज़ का क्राइटेरिया नहीं है, बिकॉज दीज आर लाइफ थ्रेटनिंग, तो दैट वे। बाकी लास्ट कैटेगरी है साइलेंट किलर, जब वो रप्चर होके आता है, तो फिर तो हमें, वी आर इन हरी एक्चुअली। हाँ जी। डॉक्टर एन्यूरिज्म को रोकने की कोई मेडिसिन होती है, या जस्ट हम इसको मॉनिटर ही करते हैं कि चेक करते हैं कि बढ़ रहा है, और क्या इसका साइज अपने आप कम भी होता है? देखिए, एनुरिज्म जो है ना, कि वो हमारे रिस्क फैक्टर से रहते हैं ना, अगर हम रिस्क फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं, तो ऑब्वियसली रिस्क उसका कम रहता है एनुरिज्म होने का। मान लीजिए कोई स्मोकिंग कर रहा है, वो नहीं करेगा तो रिस्क कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है तो रिस्क कम हो जाएगा। बट अगर किसी को एनुरिज्म हो गया है और फिर भी वो
इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर रहा, तो एन्यूरिज्म की बढ़ने की, एक्सपैंड होने की स्पीड रहेगी और उसमें रप्चर रिस्क, फटने का भी डर हो जाएगा, है ना? तो लाइफ विल बी एट स्टेक, थ्रेट। तो जैसे मैंने कहा कि 80% लोगों को डेथ हो जाती जब फट जाते हैं रोड साइड, क्योंकि वो पहुंच नहीं पाते हॉस्पिटल। तो हम लोग पहले तो लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने का, हमारी गुड हैबिट्स होनी चाहिए। वी शुड नॉट स्मोक, वी शुड कंट्रोल अवर ब्लड प्रेशर एंड देन सैचुरेटेड फैट अवॉइड करने का, डेली एक्सरसाइज इंक्लूड करने का अपने रिजीम में एक्चुअली। तो जैसे 30 मिनट्स वॉक और 45 मिनट्स वॉक इज ए सच ए गुड एक्सरसाइज एंड पीपल इग्नोर इट। दे थिंक दैट वन डे आई विल गो टू जिम, एक्चुअली वन डे आई विल अडॉप्ट दिस। नो, इट स्टार्ट्स नाउ ओनली। आज मुझे आधा घंटा 45 मिनट वॉक करनी है, मेरे हार्ट के मसल अच्छे हो जाएंगे, मेरी खून की नाड़ियाँ, ब्लड वेसल्स अच्छी हो जाएंगी और यू विल फील लाइटर एक्चुअली, हैप्पियर, एंडोर्फिन्स भी रिलीज होते हैं एक्चुअली, यू विल फील गुड। सो दीज आर द थिंग्स इफ वी इंक्लूड इन आवर डेली हैबिट्स, दीज आर बेनिफिशियल। उससे आपका रिस्क कम होएगा डिजीज होने का, सेकंड डिजीज बढ़ने का भी रिस्क कम हो जाएगा। और बाई चांस अगर आपकी वैसी स्टेज आ गई है कि जिसमें आपको ट्रीट करना है, तो उसको फिर आप वैस्कुलर सर्जन को कॉन्टैक्ट करके उसकी ट्रीटमेंट होती हैं। तो वो पेशेंट को जैसे ठीक लगता है और डॉक्टर को ठीक लगता है वैसे हम ट्रीट कर सकते हैं, जैसे स्टेंटिंग या सर्जरी। जैसे आपने अभी लाइफस्टाइल की बात कही, मुझे लगता है कि शायद आपके इतना यंग दिखने का रीज़न भी यही है कि आपका लाइफस्टाइल अच्छा है ना। आप 18 साल से ज़्यादा तो सर्जरी की फील्ड में ही हो। यंग दिखने का इसका आंसर तो मेरे पास डिफ़िकल्ट है। ऐसा नहीं है कि मैं एवरीबॉडी गेट्स ओल्ड एवरी डे, बट येस मुझे लगता है कि अ, कोई भी खुश रहता है तो उससे बंदा यंग दिखता है एक्चुअली। तो खुश कैसे रखता है? तो अपने काम को प्यार करने का। और मनी इज़ ए बाई प्रोडक्ट ऑफ गुड वर्क। आप अच्छा काम करेंगे, आपको सुकून मिलेगा। आपको जैसे मुझे सैलरी मिलता है तो मैं उससे, मेरा घर बार चलता है, बच्चे पढ़ते हैं, सब कुछ होता है। एंड द अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो आजकल मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बहुत बताता हूँ कि हर बुक के, सर्जरी बुक के अंदर एक चैप्टर मिसिंग है जो आज तक मिसिंग है, कि हमें डेली एक्सरसाइज कैसे करनी है। यस सर। सर्जन ने भी सारा दिन बेंड होके सर्जरी करनी है। उसके अंदर अगर आप सर्जन्स का डेटा देखोगे तो सर्जन्स के अंदर वन ऑफ द रीजन फॉर पेन इज बैक एक, एंड उनकी जो पोजीशन है ना, मसल फटीग एंड ऑल दैट। सो हम लोग ये बुक्स के अंदर अभी इंक्लूडेड ही नहीं है कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एक्चुअली। इफ यू आर डूइंग गुड देन यू कैन टेक केयर ऑफ एवरीबडी। सो डेली 45 मिनट्स वॉक, आई फील वॉक इज द बेस्ट एक्सरसाइज। यस सर। आपके मसल, लेग्स के, हार्ट के, ये सारे अच्छे रहते हैं, आपका मूड भी अच्छा रहता है और आप अच्छा काम करते हो। बिल्कुल सर। और अगर आपने एक बात कही है, अगर जिस काम में आपका मन लगता है वो काम आप कर रहे हो, यस, तो उससे बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर, एंडोवैस्कुलर रिपेयर इज चेंजिंग आयोटिक कंडीशंस आर मैनेज ग्लोबली। मतलब इस कंडीशन को हम ग्लोबली भी अब मैनेज कर पा रहे हैं। बट कुछ तो होगा ना कि अगर 10 या 15 मिनट या फिर कुछ इसका, जैसे क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट एड होता है ना, कि अगर किसी को हार्ट अटैक आया तो उसको सीपीआर दे सकते हैं। इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं जो अगर हॉस्पिटल से पेशेंट दूर है? देखिए मैं वो कहते हैं ना कि इलाज करने से आप कंडीशन को होने ही ना दो तो वो ज़्यादा बेटर एक्चुअली। सो प्रोफिलैक्सिस इज़ बेटर देन ट्रीटमेंट, हम लोग अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं। तो फटने के बाद इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, देयर इज़ बेसिकली आपकी टैप फट गई है और ब्लड लगातार लीक कर रहा है। एक 60-70 साल के इंसान के अंदर 5 साढ़े 5 लीटर ब्लड होता है। तो अब्डामन में फट गई है तो ये इतनी बड़ी कैविटी ना, 2-2.5 लीटर निकलने से बंदा बच ही नहीं पाता एक्चुअली। तो इसलिए मैं फिर से कहूँगा कि अगर आप 60 से ऊपर हैं और स्मोकिंग करते रहे हैं, बेटर है कि एक बार अल्ट्रासाउंड आप ज़रूर करवा लीजिए अपना एओर्टा देखने के लिए। और वो ठीक है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बार फटने के बाद तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एक्चुअली, वेरी डिफ़िकल्ट। मैं ये कहूँगा कि अगर आपको पेन है पेट में, आप उसको फटने मत दीजिए, आप टाइम से हॉस्पिटल पहुँचिए, अपने सर्जन को, वैस्कुलर सर्जन को दिखाइए और उसका टाइमली ट्रीटमेंट है। एंड आजकल तो इतनी एडवांसमेंट होगी, एंडोवास्कुलर से हो जाता है, हम जस्ट स्मॉल की होल से ही कर देते हैं और नेक्स्ट डे छुट्टी भी कर देते हैं। ओके। सो that kind of treatment advancement has happened. अच्छा सर,
being a vascular surgeon, what are the most important challenges in vascular surgeon? See, vascular surgery is a specialty where you see a different spectrum of cases, like लाइट केसेस जहाँ पे आपको भागना नहीं पड़ेगा, और ऐसे केस हैं कि अगर आपको रात को 12 बजे कॉल आता है तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं, भागना पड़ेगा। सो जैसे कि हम वैस्कुलर सर्जरी में सपोज करिए कि एक स्क्रीनिंग में एनोरिज्म मिल गया और हम उसको प्लान करके कर रहे हैं, तो दैट इज़ अ प्लानिंग, एंड वही एनोरिज्म रात को रप्चर आ गया तो आई डोंट हैव टाइम टू थिंक, मुझे भागना है बस। और वो एक टैप खुली हुई है ब्लड की, और जब तक मैं उसको क्लैम्प नहीं करूँगा तो बंदे का ब्लड तो निकल जाएगा एंड ही विल लीव एक्चुअली। सो दैट वे वी हैव टू रश। सो वास्कुलर सर्जरी के चैलेंजेस है कि आपके माइंड के अंदर ये रहना चाहिए, एनी टाइम आई हैव टू रन एंड सेव द लिम्ब और पेशेंट्स लाइफ। सो ऑन द टो स्पेशलिटी है। ओके सर, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल, यहाँ वैस्कुलर सर्जन बहुत कम है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, ये वैस्कुलर सर्जन कम होने का कारण ये है कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं है। वहाँ पे आपको पाए जाएंगे वैस्कुलर सर्जन्स का नंबर अच्छा होगा जहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है। जैसे साउथ में है तो साउथ में मैक्सिमम वैस्कुलर सर्जन्स हैं, और होपफुली फ्यूचर में हमारे पास भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा तो हम ज़्यादा वैस्कुलर सर्जन्स हम लोग बना पाएंगे, ताकि देखिए अभी इंडिया में प्रॉब्लम क्या है ना, इंडिया में सबसे ज़्यादा शुगर्स के पेशेंट है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया तो मतलब द कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ बोलते हैं हम लोग। यस सर। तो शुगर का मतलब है कि खून की नाड़ियाँ भी कल को ख़राब होंगी, खून की नाड़ियाँ ख़राब होगी तो गैंग्रीन हो गई, लोगों की टांगें कटने का डर रहेगा। तो इसलिए हमें और वैस्कुलर सर्जन्स चाहिए। तो शुगर है, प्रॉब्लम्स होंगी तो वैस्कुलर सर्जन्स चाहिए होंगे। तो वो हमारा पूरी कोशिश है कि फ्यूचर में और वैस्कुलर सर्जन्स बनाए, नॉर्थ इंडिया में खास करके, और आई एम श्योर कि हमारी गवर्नमेंट बहुत सपोर्टिव है और वो हमें हेल्प करेगी। अच्छा सर, ये ट्रिपल ए का ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म, पेट की जो मेन की खून की नाड़ है, वो अगर उसकी वो फूल जाए, एन्यूरिज्म बन जाए, उसको हम 2 तरीके से प्राइमरली ट्रीट करते हैं। और उसके अंदर जो आजकल स्टेट ऑफ द आर्ट है, जिसने पूरा पैराडाइम शिफ्ट कर दिया, वो है एंडोवास्कुलर। उसमें हम पेशेंट के एन्यूरिज्म को स्टेंट ग्राफ्ट से ट्रीट करते हैं। स्टेंट जो होता है एक मेटल की ट्यूब होती है, उसके अराउंड एक ग्राफ्ट स्टिच किया होता है, ताकि जो एन्यूरिज्म के अंदर जो प्रेशर बिल्ड हो रहा है वो स्टेंट डालने से वो टोटली डीप्रेशराइज हो जाए और उसके फटने का डर बिल्कुल कम हो जाए। और ये बहुत अच्छी मोडेलिटी है, इससे जो सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस है वो कम रहती हैं और पेशेंट जल्दी डिस्चार्ज भी हो जाता है। Okay. और जल्दी अपने काम पे भी जा सकता है। और इसको दूसरे तरीके से हम मैनेज करते हैं ओपन सर्जरी से। और उसके अंदर हम लोग जो काफ़ी फिट बंदे रहते हैं, सपोज करिए कोई 50 ईयर का बंदा है और उसके अंदर एन्यूरिज्म है और वो काफ़ी मैनुअल जॉब करता है और वो हिज हार्ट इज़ गुड, उसके अंदर हार्ट के अंदर कोई उसको हार्ट अटैक नहीं आया, कभी स्ट्रोक नहीं आया, बॉडी फिट है, उसके अंदर हम प्रेफर कर लेते हैं कि ओपन सर्जरी करेंगे तो उसके अंदर फ्यूचर में ड्यूरेबिलिटी बेटर है, तो हम उसको वही ऑप्शन देते हैं। सो देयर इज़ ए वन ट्रीटमेंट meant for one particular kind of patient. This is not like a standalone ki stent should be done for everybody, but yes, stent is a very good modality. It is mostly a most preferred treatment these days, but surgery has its own role. Last thing to add on, which is very important actually, which is like lifestyle modification. In addition to that, Okay. we should quit smoking. उसको छोड़ने से नॉट ओनली हमारे रिस्क एन्यूरिज्म का जो है वो कम हो जाता है, हमें हार्ट अटैक भी कम होते हैं, हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स कम होती हैं, हमें कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। तो इतने बेनिफिट है, हमारा पैसा भी तो बचता है, है ना। एंड हम किसी के सामने स्मोकिंग कर रहे हैं, उसको भी स्मोक दे रहे हैं, वी आर मेकिंग देम डिजीज एज वेल एज अनकम्फर्टेबल। यस सर। देन वी नीड टू कंट्रोल अवर ब्लड प्रेशर, बीपी, नमक कम खाएंगे और हम मेडिसिन रेगुलरली करेंगे और अपने फिजिशियन के पास रेगुलर फॉलोअप करना है। आप लोग गाड़ी होगी आपके पास, रेगुलर सर्विस करवा दें ना, डॉक्टर के पास जाने को डर नहीं लगना चाहिए, उसके पास रेगुलर कंसल्टेशन करने जाने चाहिए। थर्ड, सैचुरेटेड फैट्स, जैसे एनिमल मीट प्रोडक्ट है, उसके अंदर आप बीफ, पॉर्क, लैम एंड वेयर एवर दैट फैट विच गेट्स
हार्डन एट रूम टेम्परेचर ना, वो सैचुरेटेड फैट है, उसमें डेयरी प्रोडक्ट भी आ जाते हैं, घी ज़्यादा खाना, मक्खन ज़्यादा खाना, इससे हमें जो खून की नाड़ है उसमें वीकनेस आती है और उसके अंदर डिपॉजिट हो जाता है और एन्यूरिज्म बनता है। और फिर ऑब्वियसली द रिस्क कम्स डाउन अगर हम इन चीज़ों का ख्याल करते हैं। और साथ में एक्सरसाइज, डेली वॉकिंग, इफ समबडी वॉक्स 45 मिनट्स ए डे, it really improves his health overall, heart health, blood vessel health, even mental health also. सर हर सर्जरी में ना थोड़ा रिस्क होता है, जैसे कि स्टंट में मोर्टेलिटी का रिस्क कितना होता है, कितने परसेंटेज होता है, और ओपन में कितने परसेंटेज होता है? मुझे लगता है ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है ना, हर पेशेंट को ना अपने डॉक्टर से सबसे पहले इसकी क्लैरिटी लेनी चाहिए। एक्चुअली ट्रीटमेंट की क्लैरिटी तो होनी चाहिए, ट्रीटमेंट कॉस्ट। एक जो गैप है ना, मैं आपको बोलना चाहूँगा, एक पेशेंट का रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होता है कि मेरे रियलिटी में मेरे साथ होगा क्या है, यस सर। और एक डॉक्टर का रियलिटी होता है उसके माइंड के अंदर कि ये इसको रिजल्ट क्या आएगा। उसके बीच में ना बहुत गैप रहता है। ये हर सर्जन को ना वो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन और जो रियलिटी सर्जन को पता है वो उसको ज़ीरो डाउन करना होता है। यस सर। उसको ज़ीरो करना इतना इम्पॉर्टेंट है ना, सो दैट्स वाई दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट कि मैं उसको पहले बताऊं कि ये रिस्क, सर्जरी करने से आपको इतना मोर्टेलिटी रिस्क है। सो ओपन सर्जरी के अंदर 3 to 5% मोर्टेलिटी, अगर मैं 100 सर्जरी करता हूँ 3 से 5 बंदे डेथ हो सकती है एक्चुअली। हार्ट अटैक इज़ द मोस्ट कॉमन, क्योंकि अगर नीचे एन्यूरिज्म बना हुआ है, उन्होंने स्मोकिंग किया, उनकी हार्ट की वेसल्स में भी प्रॉब्लम हो सकता है, यस सर। गुर्दों की खून की नाड़ियों में भी हो सकता है, ब्रेन की भी हो सकता है। सो मोस्टली हार्ट अटैक इज़ द रीज़न फॉर दैट। रेयरली सर्जरी इज़ द कॉज। सर्जरी जनरली कॉज नहीं रहता कि सर्जरी हुई और उसके कारण डेथ हुई, बट सर्जरी के कारण बॉडी के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है और फिर वो हार्ट अटैक आता है। यस सर। स्टेंटिंग के अंदर वो बेनिफिट है 1.5% ओनली, मोर्टेलिटी कम होती है, क्योंकि उसमें हमने पेट नहीं खोलना है। कई बार तो हम एनेस्थीसिया भी नहीं देते, सिर्फ लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, और हम ये लेग के अपर पार्ट में छोटा सा होल बनाते हैं 1 सेंटीमीटर तक का, उसके अंदर से स्टेंट डाल देते हैं, और इतना छोटा वुंड रहता है, और नेक्स्ट डे ही हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। ओके। सो 1.5 in stenting and 3 to 5% in open surgery, and that too in high volume center. अगर कोई सर्जरी का सेंटर है जो हर साल कम से कम 12 से ऊपर एन्यूरिज्म ऑपरेट कर रहा है ना, उस सेंटर के ऊपर ये रिजल्ट रहेंगे। अगर कोई साल में 2-3 कर रहा है तो फिर वो रिजल्ट इतने दे नहीं पाएंगे एक्चुअली, फिर वो मोर्टेलिटी बढ़ भी सकती है। ओके सर, अगर एक बार सर्जरी सक्सेसफुल होगी, स्टंटिंग भी सक्सेसफुल है और ओपन भी, तो प्रोग्नोसिस किसके ज़्यादा अच्छे हैं, स्टंटिंग के या फिर ओपन सर्जरी के? दोनों के रिजल्ट अच्छे हैं लॉन्ग टर्म में, बट एंडोवास्कुलर में हमें कई बार दोबारा इंटरवेंशन करनी पड़ सकती है, ओके। क्योंकि हम लोगों ने अंदर स्टेंट डिप्लॉय किए हैं, और मान लीजिए किसी को हमने 60 की एज में स्टेंट डिप्लॉय किया, अब वो 70 के हो गए। अब बॉडी में कॉन्टीन्यूस चेंजेस आती हैं। यस सर। अब स्टेंट जो है ना, वो एक स्टैटिक साइज में ही रहेगा। मान लीजिए किसी का एओर्टा पहले स्ट्रेट लाइन में था, एजिंग के साथ वो थोड़ा सा टिल्ट हो गया एक्चुअली, अब स्टेंट तो वहीं पे है, तो उसमें जो चेंजेस आते कई बार हमें री इंटरवेंशन करना पड़ सकता है एक्चुअली। सो इसलिए एंडोवास्कुलर के अंदर री इंटरवेंशन रेट ओपन सर्जरी से ज़्यादा रहता है। ओके। सो ये चीज़ को हम पेशेंट को पहले बताते हैं कि इतना मोर्टेलिटी हो सकती है, ये कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं, ये कॉस्ट हो सकती है, इस दिन एडमिशन होगी, इस दिन डिस्चार्ज होगे, और आप लाइफ को कैसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सर आपने कॉम्प्लिकेशंस की बात की, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं इसमें पेशेंट्स को? देखिए, कॉम्प्लिकेशंस के अंदर जो सबसे मोस्ट कॉमन है ना, वो अगर पेशेंट कोई, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो हार्ट अटैक उसको कई बार आ सकता है, बट परसेंटेज बहुत कम है। अगर आप अच्छे सेंटर पे करवा रहे हैं जो रेगुलरली कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे ये आपको दिक्कत ना के बराबर है एक्चुअली। सो वेरी लेस इन परसेंटेज एक्चुअली। ग्लोबल स्टैंडर्ड, सपोज करिए आप पीजीआई की बात करते हैं, तो इट विल बी लाइक पार एक्सीलेंस टू लाइक यूएस सेंटर और यूके सेंटर एक्चुअली। तो हम वैसा रिजल्ट देने की पूरी कोशिश करते हैं एक्चुअली। एज आई टोल्ड यू ना, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ऑफ द पेशेंट एंड व्हाट रियलिटी डॉक्टर नोज की हाउ व्हाट वुड बी द रिजल्ट, वो हम मैच कराने की पूरी कोशिश करते हैं एक्चुअली। ओके सर। हार्ट अटैक के अलावा कई बार किडनी फेलर की दिक्कत भी हो सकती है।
ओके। तो बट जनरली टेम्परेरी रहती है और मोस्टली पेशेंट रिकवर होके जाते हैं। वेरी रेयर एक्चुअली, वो हमें बिफोर हैंड पता चल जाएगा कि इनकी एनाटॉमी ऐसे है, इनका एन्युरिज्म ऐसे है, उसमें वो दिक्कत आ सकती है। तो वो सर्जन जो है, जो ट्रीटिंग फिजिशियन है, उसको बेस्ट प्रिकॉशन लेके कोशिश करता है ताकि वो ना आए एक्चुअली, ये कोशिश रहती है। बाकी जो बहुत कम रहती हैं तो उसके बारे में मैं कम ही बताना चाहूँगा आपको, क्योंकि सम थिंग्स आर वेरी रेयर। बाकी एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि स्मोकिंग कर के काफ़ी लोगों के लंग्स खराब हुए होते हैं, यस सर। उनको निमोनिया वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, बट उसकी हम प्रिकॉशंस लेते हैं क्योंकि हमें पहले पता है ये स्मोकिंग है, हम उसकी एक्सरसाइज पहले करवा देते हैं, तो फिर वो प्रिकॉशन लेने से ये रिस्क कम हो जाता है। सर कॉम्प्लिकेशंस की बात होगी। अब कितना ओकेजनली फ़ॉलो-अप पे आना होता है पेशेंट को? देखिए, जो स्टेंटिंग है ना, उस ट्रीटमेंट का एक स्ट्रॉन्ग हिस्सा है फॉलो अप। यस सर। उसके अंदर हम एट 1 मंथ, 6 मंथ्स एनुअली उनका फ़ॉलो-अप रखते हैं एक्चुअली। अच्छा। उसके अंदर हमें सीटी भी करवाना पड़ सकता है एक्चुअली, ताकि हम देखें कि जो एन्युरिज्म है जिसको स्टेंट से ट्रीट किया है, उसके अंदर दोबारा ब्लड तो नहीं जा रहा है एक्चुअली, फिल तो नहीं हो रहा है वो, बड़ा तो नहीं हो रहा वो, ये हमें रखना ज़रूरी होता है। अगर लंबे टाइम के ऊपर सीटी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर हम अल्ट्रासाउंड से ही मैनेज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सीटी से फिर कई बार रेडिएशन भी जाती है, कंट्रास्ट भी जाता है। ये प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए हम जो पेशेंट के लिए बेस्ट है वो करते हैं। ओपन सर्जरी में भी मोर और लेस ऐसा ही फ़ॉलो-अप रहता है, पर उसमें हमें ऐसे जो स्टेंटिंग में दिक्कत आती है वो इतना दिक्कत नहीं रहता, बट अर्ली फेज़ थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है उनका। ओके सर। तो आज हमने बहुत कुछ जाना अब्डोमिनल आयोटिक एन्युरिज्म के बारे में। तो जाते-जाते आप क्या एडवाइस करना चाहोगे अपने पेशेंट्स को और हमारी ऑडियंस को? देखिए, लाइक अपार्ट फ्रॉम द डिज़ीज़, मैं पहले तो ये कहूँगा कि आप अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री रखिए एक्चुअली, है ना? जो आप काम जो आपको अच्छा लगता है वो करिए, ताकि आपको यू स्टे हैप्पी, एंड वंस यू स्टे हैप्पी यू विल ट्राई टू स्टे हेल्दी एज़ वेल। सो विद रिगार्ड टू एन्युरिज्म, आई वुड से कि आप अपनी लाइफ़स्टाइल ऐसा रखिए। उसके अंदर सबसे पहले आपकी स्लीप अच्छी होनी चाहिए। आप एडिक्वेट स्लीप लीजिए। आप एडिक्वेट एक्सरसाइज करिए। आप डेली 45 मिनट्स वॉक अपने डेली रिजीम के अंदर इंक्लूड करिए। अच्छी डाइट लीजिए जिसमें सैचुरेटेड फैट्स कम हो, और आपकी डाइट में प्रोटीन अच्छा हो, और उसके अंदर लो सॉल्ट डाइट हो। आप अपनी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन का ख्याल रखिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखिए, और स्मोकिंग से आप हमेशा दूर रहें एक्चुअली। और ये चीज़ें अगर आप इंक्लूड करते हैं, और इन केस इंसिडेंटली और एक्सीडेंटली किसी इन्वेस्टिगेशन में अल्ट्रासाउंड में आपके एन्युरिज्म आ जाता है, तो आप वास्कुलर सर्जन को कंसल्ट करिए। अगर वो छोटे साइज़ का है, वो आपको ऑब्जर्व करेंगे रेगुलरली। हर एन्युरिज्म को ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं होती, छोटे एन्युरिज्म को ऑब्जर्व किया जा सकता है लंबे टाइम के ऊपर। और अगर उसका साइज़ बड़ा है और या फिर आपको दर्द है, तो फिर उसका अर्ली ट्रीटमेंट करवा लीजिए, ताकि आपको रप्चर की सिचुएशन ही ना आए एक्चुअली। बिल्कुल। सो स्टे हेल्दी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू डॉक्टर साहब। आज आपने हमें अब्डोमिनल आयोटिक एन्युरिज्म के बारे में बहुत कुछ बताया। इसके लिए अपना कीमती समय निकालने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।